कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 क्रिया। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने चित्र दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे सुमित कॉलेज जा रहा है, अर्थात अभी जा रहा है। ठीक है, दूसरा है लता गाना गा रही है, अर्थात क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। आगे अमित के बगीचे में फूल खिले हैं, मतलब क्रिया क्या हुई, फूल खिलने की। आगे है बत्तख तैर रही है, तो बत्तख क्या कर रही है, बत्तख तैर रही है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में कुछ ना कुछ कार्य के होने का बोध हो रहा है, जैसे जा रहा है, गा रही है, खिले हैं इत्यादि। ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने की सूचना देते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं। कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं तथा कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे सीमा किताब पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, किताब। सीमा करता है तथा उसके द्वारा किया गया काम किताब पढ़ना क्रिया है। ठीक है, जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़, उठ, बैठ, जा, आ, सुन, खेल आदि। धातु से अनेक क्रियाओं का निर्माण होता है। इनके साथ ना प्रत्यय लगाने पर इनके रूप निम्न होंगे, जैसे पढ़ जमा ना अर्थात पढ़ना, रो जमा ना रोना, लिख जमा ना लिखना। आगे है जाग जमा ना जागना, सो जमा ना अर्थात सोना। ठीक है, फिर है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है भेद के आधार पर, भेद के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया, सक्रामक क्रिया, और सक्रामक क्रिया के भी दो रूप है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे है प्रयोग संरचना के आधार पर। प्रयोग संरचना के आधार पर पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया भी दो प्रकार होते हैं, संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया। ठीक है, पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक, दूसरा सक्रामक। अकर्मक होता है आ जमा कर्म, कर्म रहित अर्थात कर्म के बिना जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे अमन रोता है, रागिनी हंस रही है, हिमांशी सो रही है, शेर दहाड़ता है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में अमन, हिमांशी, रागिनी, शेर करता है तथा रोता है, सो रही है, हंस रही है, दहाड़ता है क्रिया शब्द है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न लगाने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है सक्रामक क्रिया, से जमा कर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे करण हिंदी व्याकरण सुधार पढ़ रहा है,
अमित पतंग उड़ाता है। अनिल फल खा रहा है। रश्मि ने पत्र लिखा। ठीक है, आगे है उपयुक्त वाक्यों में हिंदी व्याकरण सुधार। फल, पतंग, पत्र शब्द कर्म है तथा पढ़ रहा, खा रहा, उड़ता है, लिखा क्रिया है। यहाँ कर्ता का सीधा फल कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है उसे सक्रियक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सक्रियक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया सक्रियक होती है, यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया आक्रामक होती है। जैसे रश्मि ने क्या लिखा, तो उत्तर आया पत्र। उसी तरह दूसरा है अमित क्या उड़ा रहा है, तो उत्तर आया पतंग। यहाँ प्रश्न का उत्तर मिल रहा है अर्थात यहाँ पर जो भी क्रियाएं की जा रही है वो सक्रियक क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे है सक्रियक क्रिया के भेद। सक्रियक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। पहला है एक कर्मक क्रिया, जिनकी सक्रियक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे रीति पेन से लिखती है, तो रीति ने क्या किया, केवल एक कर्म किया, पेन से लिखा। अर्थात यहाँ दिए गए वाक्य में क्रिया एक कर्म है पेन, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिन सक्रियक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे रीति पेन से पत्र लिखती है, तो दिए गए वाक्य में दो कर्म है, ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे इन वाक्यों में क्या और किसने प्रश्न करने पर निम्न उत्तर मिलता है। अगर प्रश्न आता है क्या लिखती है, तो उत्तर आता है पत्र लिखती है। और दूसरा किसके द्वारा लिखती है, तो पेन से या पेन के द्वारा लिखती है। तो यहाँ पर जब दो कर्म होते हैं किससे और क्या, तो यहाँ पर होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रयोग के या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पहला है संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रिया पद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आ गया है, घंटी बज गई, करण ने पत्र लिख लिया है। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे आ गया, बज गई, लिख लिया। यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली अन्य क्रियाएं रंजन क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं कहलाती है, रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मयंक दिल्ली से आ गया है, इसमें आ मूल क्रिया, गया है रंजक क्रिया है, आ गया है संयुक्त क्रिया है। ठीक है, दूसरा है सामान्य क्रिया, जिन वाक्यों में एक ही मूल धातु से बने क्रियापद का प्रयोग हो वे सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सीता गई, कैलाश आया। उपयुक्त वाक्य में गई, आया एक ही क्रिया है, इसलिए इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के आगे धातुओं के समान प्रत्यय लगाकर धातु अथवा क्रियावाची जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपनी बात कहने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। दूसरा, अंशु को प्रिया पर गरमाना नहीं चाहिए था। अर्थात
उपयुक्त वाक्यों में शर्माना तथा गरमाना शब्द क्रियाएं हैं। ये शर्म संज्ञा तथा गर्म विशेषण से बनी है अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बनी कुछ नाम धातु क्रियाएं, शर्म से बनी शर्माना और लालच से बनी ललचाना। उसी तरह सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया है अपना से अपनाना। विशेषण शब्दों से बनी कुछ नाम धातु क्रिया है तोतला से तुतलाना, लालच से ललचाना। आगे है अन्य शब्दों से बनी कुछ नाम धातु क्रियाएं। मिन मिन से बनी मिन मिनाना और टिम टिम से बनी टिम टिमाना। ठीक है, आगे है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। जैसे मयंक ने नौकर से कार्यालय खुलवाया, तो किसने खुलवाया? मयंक ने। दूसरा, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में मयंक एवं मैं प्रेरणा देने वाला करता है तथा नौकर और बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है अतः यहाँ खुलवाया तथा पढ़ाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ठीक है, फिर प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होकर प्रेरणा देता हो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी पौधा लगाते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने नौकर से पौधे लगवाते हैं। दादाजी ने कर्म खुद नहीं किया बल्कि नौकर से पौधे लगवाए, तो दूसरे पर जब हम कार्य करवाते उसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। श्रेया ने कविता पढ़कर सुनाई, तो क्या पढ़कर सुनाई? कविता पढ़ता है। सीमा ने दौड़कर बस पकड़ी, अर्थात उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने तथा दौड़ने की क्रियाओं के समाप्त होने पर सुनने तथा पकड़ने की क्रिया आरंभ हुई है अतः पढ़कर व दौड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है, जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। आगे है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सक्रियक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।